कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि अगर कोई जाना चाहे इस रीजन से गल्फ कंट्री के अंदर तो क्या सही तरीका है वहां मूव करने का? डिफरेंस है, कई लोगों को लगता है बहुत पैसा है वहां पे, मतलब वहां गए तो बस पैसा ही पैसा गिनना है, तो क्या तो क्या ये सच है या फिर जस्ट अ मिथ? क्या कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है? मान लीजिए इफ समबडी इज फ्रॉम हियर, आई वांट टू जॉइन अ कंपनी इन सऊदी, सो कैन आई अप्लाई फ्रॉम हियर? क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ? तो अगर वो एज अ सिविल इंजीनियर, क्या वो ऑयल एंड गैस में जा सकते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज का वीडियो नॉर्मल वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। ये हमारी इंटरव्यू सीरीज का पहला पार्ट है जिसके अंदर हमारे साथ सऊदी अरेबिया से जुड़े हैं फरीदुद्दीन अहमद सिद्दीकी जी। बेसिकली इनको 15 साल का अपना एक एक्सपीरियंस एज अ सिविल इंजीनियर, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जॉब की है। अभी एट प्रेजेंट ये सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमने अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था जिसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग डाउट्स आए थे। तो वो डेफिनेटली सारे डाउट्स आज हम कवर करेंगे। जितने भी आप लोगों ने सवाल किए हैं वो सारे सवाल भी हम पूछने वाले हैं, और वो सारे ज़रूरी सवाल जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करना चाह रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया जाकर के किस तरह से आप गल्फ कंट्री में सेटल हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम फरीद जी इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है उसमें थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है शुरू से लेकर के अब तक का एज एन इंजीनियर, वो जर्नी कैसी रही है आपकी? ये जर्नी स्टार्ट हुई है सर 2006 में। तो बेसिकली मैं पाकिस्तान में कराची सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो 2006 में मैंने ज्वाइन किया है ज़ीशान इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस कंसल्टेंसी फर्म है, और उसमें मैंने तकरीबन 6 साल काम किया। उसके बाद फिर कराची में एक दूसरी कंपनी है जो कि डेस्कॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है, और ये इंटरनेशनल मर्जर है JGC के साथ ये कंपनी है। तो उसमें मैंने काम किया तकरीबन 3 साल, और फिर फाइनली आई डिसाइडेड टू मूव एब्रॉड। तो मैंने अप्लाई किया सऊदी अरब। तो 2015 में मैं सऊदी अरब आया। अच्छा, फर्स्ट सबसे पहले आप 15 में सऊदी अरेबिया आए हैं? जी सर। और वहाँ पे किस शहर में आपने सबसे पहले शुरू किया था? 2015 में मैं यहाँ सऊदी अरब की सिटी अल खुबर, इसमें यहाँ पर मैं सिटी में आया था। और यहाँ पर जो कंपनी थी वो थी मस्टंग इंजीनियरिंग। तो मस्टंग HDB, मस्टंग अल हिजलान। तो मैंने वहाँ पे काम किया। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। और फिर उसके बाद वही सेम कंपनी जो है मस्टंग इंजीनियरिंग, वो उसको टेक केयर कर लिया वुड ने, क्योंकि मस्टंग अपना बिजनेस यहाँ पे क्लोज कर रही थी। तो वुड ने वो उनका बिजनेस टेक केयर कर लिया। वुड बेसिकली UK बेस्ड कंपनी है। तो मैंने वहाँ पर काम किया तकरीबन 2020 तक, जब तक ये कोरोना आया था। तो जब कोरोना में डाउन साइजिंग शुरू हुई तो I have to move another company। तो फिर वहाँ से मैंने 2020 में ज्वाइन की साइनो हाइड्रो, जो कि बिलोंग करती है चाइनीज से पावर चाइना जो कंपनी है। तो उसकी एक ब्रांच है साइनो हाइड्रो देहरान में। ये देहरान सिटी सऊदी अरब में खुबर के नियर बाई है। तो वहाँ पे मैंने जॉब की, और फिर वहाँ एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, उनका एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के फिनिश होने के बाद मैंने अभी रिसेंटली मूव किया है फरवरी में दार इंजीनियरिंग, जो कि जुबैल सिटी में है। और इसमें ये सारी सिटी जो है ऑयल एंड गैस और कमर्शियल में काम करती हैं। तो ये टोटल जर्नी है मेरी जो कि अब तक की है। और इस वक्त मैं करंटली जो काम कर रहा हूँ वो दार इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा हूँ एज अ स्ट्रक्चर डिज़ाइनर। तो मतलब शुरू से लेकर के अब तक आपने कितना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है डिज़ाइनिंग के अंदर? मतलब जब आपने शुरुआत की 15 से लेकर के और अभी 2020 है, तो पिछले 7 सालों में डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में या स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री में या मैनुअल ड्राफ्टिंग टू सॉफ्टवेयर्स, तो कितना आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कितना ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब 2006 में मैंने ये ज्वाइन किया, जब इस फील्ड में आया था, उससे लेके अगर आप बात करें 2020 तक, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है सॉफ्टवेयर को लेकर। कंपनी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सॉफ्टवेयर को लेकर।
तो इसमें यह है कि पहले तो नॉर्मली आप 2D ड्राफ्टिंग करते थे, वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता था या माइक्रो स्टेशन, इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर होते थे, आप उसमें इजीली आप प्रेजेंट करते थे अपने सीवी में और आपको जॉब मिल जाती थी। लेकिन अभी इसके अलावा आपकी 3D सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है और ये वेरीज करता है कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो सॉफ्टवेयर स्किल डेफिनेटली आनी चाहिए। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है। अदरवाइज सिर्फ ऑटोकैड लेके या ऐसे 2D सॉफ्टवेयर लेके अगर आपके सीवी में मेंशन रहता है, चाहे आप भले एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो नॉर्मली उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो अभी आपके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा डिमांड है? अगर कोई आना चाहे, लेट्स सपोज गल्फ कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहे और वो इंडिया, पाकिस्तान या इस एशियन कंट्रीज से बिलोंग करता है, तो उसको कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए जो उन्हें, जैसे बहुत बार ना कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे कहते हैं सर ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो है सॉफ्टवेयर का। तो आपने जो वहाँ पे देखा है, अभी आपकी कंपनी जिन सॉफ्टवेयर्स पे यूज़ करती है, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनीज में स्विच किया है, आपका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने किन सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा डिमांड देखी और अभी किन सॉफ्टवेयर की डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे? इसको मैं इस तरह कैटेगराइज कर देता हूँ कि कौन सी फील्ड में आप जाएंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर आपको मिनिमम आने चाहिए। बाकी तो सॉफ्टवेयर की तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है या मेरे एरिया में फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर। अगर आप स्ट्रक्चर और ये बिल्डिंग्स में जाना चाहते हैं, जो आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो इसमें आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो आजकल यहाँ पे डिमांड हो रही है, वो आपको ऑटोकैड आना चाहिए, आपको माइक्रो स्टेशन आना चाहिए, ये 2D सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर 3D में आते हैं और स्ट्रक्चर में आना चाह रहे हैं तो आपको रिविट एक ये कॉमन सॉफ्टवेयर है कि जो कि किसी भी फील्ड के लिए डिमांडिंग सॉफ्टवेयर। रिविट आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, MEP हो, मतलब रिविट के जितने भी आपके हैं, वो तो ये अब बेसिक हो गया है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी फील्ड का रिविट मिनिमम आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं, जिस भी सेगमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उस सेगमेंट में रिविट पे आपको काम करना आना चाहिए। जी बिल्कुल। और बिल्डिंग में अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाह रहे हैं तो सेम आपको ऑटोकैड, माइक्रो स्टेशन, रिविट आना चाहिए। उसके साथ 3D मैक्स और उसके प्लगइन जो उसके सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आना चाहिए। तो ये तो हो गया बिल्डिंग्स में, मतलब 3D मैक्स के साथ आपको जो फोटोशॉप वगैरह जो और दूसरे सॉफ्टवेयर है वो सारे आपको उसमें आने चाहिए। तो बिल्डिंग के लिए ये मिनिमम डिमांड है जो आप यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस में। ये मेरी अपनी फील्ड है, बेसिकली मैंने बिल्डिंग्स में भी काम किया है, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर आपको बता दिए, लेकिन मेजर एक्सपीरियंस मेरा ऑयल एंड गैस का है। तो जब आप ऑयल एंड गैस की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3D सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंपलसरी हो गए हैं उनके लिए जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। ये कंपलसरी हो गए, इसके बगैर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत कम है, ना होने के बराबर ही समझिए। अब उसमें अगर मैं सॉफ्टवेयर लिस्ट डाउन करूँ तो उसके अंदर आपके ऑटोकैड आता है, माइक्रो स्टेशन आता है, सेम रिविट आ जाता है, फिर उसके बाद प्लांट सॉफ्टवेयर है, SP3D आता है, PDMS आता है और PDS आता है, टेक्ला स्ट्रक्चर आता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको ऐसे नहीं आने चाहिए, आपको अपनी फील्ड के हिसाब से आने चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर का काम करते हैं तो आपको SP3D, PDS और टेक्ला आना चाहिए। अगर आप आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो उसमें फिर आपको रिविट आना चाहिए और बेसिक इंफॉर्मेशन 3D मैक्स की होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको माइक्रो स्टेशन, PDS और SP3D और ऑटोकैड आना चाहिए। तो जनरली मतलब ऐसा ही होता होगा कि जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पे हैं, तो आई थिंक आफ्टर, क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, तो जितनी ग्रोथ वहाँ पे BIM की है, जितनी वहाँ पे डिज़ाइनर्स की ग्रोथ है, जितनी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ग्रोथ है, आई थिंक उतना ही ज़्यादा वहाँ पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयबल हैं, आई थिंक ऑयल एंड गैस के अंदर, अगर मैं सही हूँ तो कितना आपको लगता है कि अगर लोग जैसे यहाँ से जाते हैं तो अगर वो एज ए सिविल इंजीनियर क्या वो ऑयल एंड गैस में जा सकते हैं? सर मैं आपके इस सवाल को मैं ज़रा यहाँ से लेके चलना चाहता हूँ कि अगर कुछ टाइम पहले तक आप देखें अपने सऊदी अरब को, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। सऊदी अरब के जो किंग है MBS मोहम्मद बिन सलमान,
उनका एक विजन है 2030, जिसमें वो सऊदी अरब को बहुत ही यूनिक देखना चाहते हैं। तो इसलिए इनके काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि नॉर्मली आपके रियाद में चल रहे हैं, जद्दा में चल रहे हैं, न्यूम सिटी का बड़ा एक आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे चला रहे हैं। तो इस वक्त ये मार्केट ओपन है सऊदी अरब में, जो कि ऑयल एंड गैस में आना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहते हैं। तो मेरा एग्जैक्ट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा एग्जैक्ट सवाल ये था कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो क्या वो व्यक्ति ऑयल एंड गैस में जा सकता है क्या? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। हाँ जी, बिल्कुल। आपके सिविल इंजीनियर डेफिनेटली ऑयल एंड गैस में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑयल एंड गैस में आने के लिए आपको एक्सपीरियंस उसका लाजमी चाहिए होगा, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में आना है। वरना नॉर्मली अगर आप बिल्डिंग से रिलेटेड है और यहाँ पर आके ऑयल एंड गैस में मूव करना चाहते हैं तो फिर भी कंपनी आपको हायर कर लेती है, लेकिन वो काफी छोटी कंपनी है, मतलब स्टार्ट टू बिगिन, मतलब बिगनर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। कितना स्कोप है इसमें आगे फिर? सर ऑयल एंड गैस में यहाँ पे हमेशा से स्कोप रहा है और आगे भी जाके बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि ये है एक आपकी कंट्री, ऑयल कंट्री है, यहाँ पे ऑयल बेतहाशा है, पूरी दुनिया में जाता है यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल एंड गैस की फील्ड तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी है, शुरू से लोग जानते हैं, लाखों लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। नहीं, मेरा सवाल को कुछ इस तरह से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे जाता है, सपोज BIM के अंदर जाता है, तो उसे पता है उसकी हिरार्की क्या है। मान लो ड्राफ्ट्समैन से शुरू किया, वो डिज़ाइनर बन गए, डिज़ाइनर के बाद वो BIM पे काम करने लगे, वो कंप्लीट सॉल्यूशन देने लगे बिल्डिंग के अंदर, सीनियर डिज़ाइनर बन गए, ठीक है, रेंडरिंग के बारे में उन्होंने सीख लिया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3D एनिमेशन पे भी काम करने लगे। तो वो एक हिरार्की क्लियर है कि एक लेवल तक मान लीजिए उनकी 3-4 लाख रुपए सैलरी हो गई पर मंथ, उसके अलावा वो अपना फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है आर्किटेक्चर के अंदर, BIM के अंदर। तो क्या उतना ब्राइट फ्यूचर ऑयल एंड गैस में है? क्या कोई हिरार्की इस तरह की है जो आपको लगता है कि हाँ वहां पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है ऑयल एंड गैस फील्ड में, क्योंकि आप ऑयल एंड गैस फील्ड में जितनी भी आपकी रिफाइनरीज हैं वहाँ के अकोमोडेशन होती हैं, मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, और जिसमें प्योर आर्किटेक्ट एक हमारा डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में था तो हमारा एक आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में था, जो कि काम उसको 3D मॉडलिंग कह लें, रेंडरिंग कह लें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उस पर काम करते थे। फर्स्ट वो आर्किटेक्चर प्लान बनाते थे, फिर उसकी वो रिविट में या 3D मैक्स में उसकी जो है वो उसको 3D बनाते थे, और फिर उसकी वीडियो एनिमेशन पूरे प्रेजेंट करते थे प्रोजेक्ट के एज अ आर्किटेक्ट ये कैसा दिखेगा। तो डेफिनेटली उनका स्कोप यहाँ पर है ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो चाहे वो आर्किटेक्ट हो। ऑयल एंड गैस में डेफिनेटली ये फील्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज बेसिकली लोग जो जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे जा सकते हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, डजेंट मैटर कि कोई इंडिया से है या कोई नेबर कंट्री से है, तो अगर उसे जाना है तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे? आप उसमें प्रॉन्स भी बताइए कि किस तरीके से जाना सही होता है, कौन सा तरीका गलत है, जो बेसिकली क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। एक सही तरीका भी है कहीं जाने का, किसी कंट्री में जॉब करने का या वहाँ रेजिडेंस लेने का, और एक इलीगल तरीका भी है। तो आप मुझे दोनों तरीके, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दोनों तरीके डिटेल में बताएं, ताकि वो लोग जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ ना करें, उनको पहले पता लग जाए। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि अगर कोई जाना चाहे इस रीजन से गल्फ कंट्री के अंदर, तो क्या सही तरीका है वहां मूव करने का? जो वीजा का पैटर्न है, जो जॉब वीजा लगता है, जो भी पैटर्न है वो आप पूरा बताइए प्लीज। सर ये एक थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको मैं डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बिल्कुल आप बताऊंगा, और डेफिनेटली वो सही भी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को। अच्छा, यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो वेलकम करता है किसी भी कंट्री से जो भी आना चाहे लीगल तरीके से जी। इलीगल तरीके से तो कोई भी कंट्री वेलकम नहीं करती। अच्छा, इसमें सबसे जो पहला स्टेप है, आप सऊदी अरब आ सकते हैं, वो तो आपकी कुछ एजेंसीज रहती हैं जो यहाँ पे कंपनी के साथ मर्ज होता है उनका, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं आपकी होम कंट्री में ऑनलाइन, और वही मेन पावर सप्लायर आपको पूरा एक सपोर्ट करते हैं कि आप इस कंपनी में चले जाएं, आपकी हायरिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया। एक तो ये तरीका है।
उसमें भी ज़रा बहुत केयरफुली करें कि जो छोटी कंपनीज रहती हैं वो कभी कभी जो है वो आपको यहाँ पे कुछ ऑफर दे रही होती है, लेकिन जब आप सऊदी अरब आते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ऑफर होती है और अलग एग्रीमेंट होता है। राइट। इसके लिए बहुत ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं, मेन पावर सप्लायर के थ्रू, जो वेल नोन कंपनी हो और उसके बारे में आपको पहले से मालूम हो। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया जिस तरीके से आप सऊदी अरब आ सकते हैं कि एक मेन पावर सप्लायर आपको एक कंपनी के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, जैसे मैं दार इंजीनियरिंग में हूँ, और एक आपके इंडिया में ABC कंसल्टेंसी एक फर्म कंपनी का नाम है, इंडिया में ये काम करती है, या पाकिस्तान में एलाइट सर्विसेज है वो काम करती है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया दार इंजीनियरिंग से। तो ये एक रिलायबल एजेंसीज है, इनके थ्रू आप बिल्कुल आ सकते हैं जी। तो इस तरह की कंपनी से आप आए, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम। एक दूसरा तरीका है जो कि यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन उसको मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो आना चाहे वो आ सकते हैं ऐसे। वो यहाँ वीजा, जॉब वीजा खरीद के आते हैं, परचेज करके आते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मालूम है सऊदी अरब में कफील सिस्टम होता है कि कोई भी कंपनी का कफील आपको बुला सकता है। तो यहाँ पे कई सारे सऊदी इस तरह काम करते हैं, सही तरह कंपनी इस तरह काम करती है कि आपको वो वीजा अरेंज कर देती है, जॉब वीजा, जो कि लेबर वीजा होता है, और उसकी तकरीबन 10 से 12,000 रियाल, अभी जो करंट उसके रेट चल रहे हैं वो ये है। तो वो वीजा लेके आप सऊदी अरब इंटर होते हैं। बेसिकली वो लीगल होता है वीजे के तौर पे कि आपने एक वीजा लिया, आपको उसने एक जॉब ऑफर की, डमी जॉब ऑफर की, आपने वो एक्सेप्ट की, आपने अपने वहाँ किसी भी कंसल्टेंट से आपने कांटेक्ट किया, अपना वीजा स्टैम्प करवाया और टिकट लिया और आप सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब आने के बाद आप उसके कफाला में रहेंगे, उस कफील के, लेकिन वो आपको जॉब नहीं देगा, सही है। आप उसके कफाला में जॉब सर्च कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं आजाद वीजा। तो आप इस तरह करके आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, वो आपसे पूछेंगे आपका वीजा कौन सा है, तो आप कहेंगे मेरा वीजा आजाद वीजा है। तो वो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है वो वीजा, वो कंपनी अपने पे आपको ट्रांसफर ले लेगी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी नॉमिनल फीस होती है शायद 2,000 रियाल, तो वो 2,000 रियाल गवर्नमेंट को पे करेगी और अपने कफाले में ले लेगी। तो उसके बाद आपकी सैलरी भी शुरू हो जाएगी और आप लीगल हो जाएंगे। उससे पहले तक आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ता है, क्योंकि आप जो है मुख्तलिफ सिटीज में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपका वीजे जो आपका अकामा है, जैसे शनाख्ती कार्ड रहता है, यहाँ पे अकामा आपको, आप थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं अकामा, और एक दो ऐसे ही आपने सिमिलर वर्ड यूज किए हैं, तो उसको थोड़ा व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कर दीजिए, इनका मतलब क्या होता है। जी, अकामे का मतलब होता है कि आप यहाँ के एक रेजिडेंस हो गए और उस अकामे के अंदर क्लियर लिखा हुआ होता है कि आपको किस कंपनी ने बुलाया है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है, और आप किस वीजे पे आए हुए हैं, लेबर के वीजे पे आए हुए हैं, इंजीनियर के वीजे पे आए हुए हैं, ड्राफ्टमैन के वीजे पे आए हुए हैं, उसमें वो मेंशन होता है। और उसकी एक्सपायरी, एनुअल फीस होती है उसकी, हर साल रिन्यू होता है वो, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो और आपकी सिटी भी लिखी होती है। तो अगर मेरा काम है तो मेरा काम में लिखा हुआ है कि मैं जुबैल में जॉब करता हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि दार इंजीनियरिंग में जॉब करता हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि मेरा प्रोफेशन क्या है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो एक्सपायर कब होगा, तो आपको फीस पे करनी है रिन्यू करने के लिए। तो ये अकामा एक मेन है। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि आप जिस सिटी में आपका अकामा है, आपको उसी सिटी में रह के काम करना होता है। अगर आप उसके अगेंस्ट दूसरी सिटी में जाते हैं और वहां अगर आपकी कोई चेकिंग हो जाती है पुलिस की, जो कि नॉर्मली यहाँ बहुत कॉमन है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस सिटी में क्या कर रहे हैं। तो आप उनको बताओगे यहाँ पर मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो वो अगर उनको कुछ डाउट होगा तो वो आप बोलेंगे कि आपके कंपनी के कफील से बात कर, तो आप बात कराएंगे, आप प्रोजेक्ट की जगह लोकेशन बताएंगे, तो वो ओके करके आपको रिलीज कर देंगे। क्या होता है कफील का मतलब कंपनी का ऑनर, जिसके अंडर आपका अकामा है, जिसके अंडर आपका अकामा है। यहाँ पे अंडर, जिस तरह एक मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि जैसे ये पीडीएस कैट एक्सपर्ट है, आपने कोई अपना एम्प्लॉय हायर किया तो आप उसको एक एग्रीमेंट देते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि भाई पीटीएस ने इसको हायर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह इस एग्रीमेंट के साथ साथ ये एक अकामा भी होता है हमारे पास, कि जो आपको शो करता है कि आप जो है इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उस अकामे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो फ्री में पहले आपको बता चुका हूँ। तो डिफरेंट सिटी में जाने के लिए आपके पास मालूम होना चाहिए कि आपका वहाँ प्रोजेक्ट है। जैसे मैं लास्ट कंपनी में बता दूं, साइनो हाइड्रो में जब मैं जॉब कर रहा था, वो बिलोंग करती है रियाद से। मेरे अकामे में लिखा हुआ था कि मैं रियाद सिटी में काम करता हूँ।
लेकिन उनका साइड प्रोजेक्ट था देहरान पे। तो देहरान में अगर कोई मुझे पुलिस रोकेगी तो डेफिनेटली पूछेगी कि तुम यहाँ देहरान में क्या कर रहे हो, तो मैं उनको बताऊंगा भाई मेरी साइड ऑफिस है यहाँ पर, मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर उनको डाउट होगा तो वो भी कंफर्म करेंगे और बोलेंगे मेरी बात कर अपने कफील से, तो मैं बात करा दूंगा, या मुझे साइट विजिट कराओ, आप कौन सी साइट पे काम कर, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। और अगर आपके पास ऐसा नहीं होगा तो आपको फिर इसमें कस्टडी में ले लेते हैं, कस्टडी में ले लेंगे, फिर डेफिनेटली आपका कफील इन्वॉल्व होगा, वो आपको छुड़ा लेगा और वो अपने हिसाब से जो भी मैनेज करेगा वो कर लेगा जी। तो ये आजाद वीजे में यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। पाकिस्तान से, इंडिया से, इवन बांग्लादेश से, सबसे इजी वे है आपका आजाद वीजे पे आ जाए और बहुत सारे लोगों को इसमें आराम से जॉब मिल जाती है। अब तक मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तानी इंडियन जो यहाँ आया हो आजाद वीजे पे और उसको जॉब नहीं मिली। अच्छा, इसे आजाद वीजा बोलते हैं जिसमें, इसको आजाद वीजा कहते हैं जी। क्या कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है? मान लीजिए इफ समबडी इज फ्रॉम हियर, आई वांट टू जॉइन अ कंपनी इन सऊदी, सो कैन आई अप्लाई फ्रॉम हियर? क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने भी डायरेक्ट अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो प्रोसेस हुआ था वो कंपनी के अथोराइज थे, पीपीए करके एक कंसल्टेंसी फर्म थी, सारा वीजा स्टैंपिंग इनको थ्रू हुआ था, लेकिन अप्लाई मैंने डायरेक्ट ही किया था। यहाँ पर कंपनी के एचआर को ही अपना सीवी भेजा था जब मैं 2015 में आया था। तो आप कंपनी की प्रोफाइल पे जाके उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लीगल वर्क है वो कंपनी टेक केयर करती है उसको? वो कंपनी, अच्छी कंपनी खुद ही टेक केयर करती है। वो अपना एक एजेंट बता देता है इंडिया पाकिस्तान में कि आप इनसे कांटेक्ट करें, उनको सीसी में रख के या आपको सीसी में रख के उनको मेल कर देते हैं कि ये एम्प्लॉय हमने हायर किया है, इनका प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। जो भी फीस होती है या तो वो पे करते हैं, और इसमें सर 2-3 कैटेगरी आती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और डीपली बताना चाह रहा हूँ कि आप इंडिया या पाकिस्तान से बैठ के आप अप्लाई करें ऑनलाइन कंपनी के थ्रू, कंपनी के एचआर के थ्रू। तो अगर आपका वहां से सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको वहां पे अपने जो भी उनके ज्वाइंट वेंचर हुआ होता है कंसल्टेंसी फर्म के साथ, वो आपको वहां रेफर कर देती है। इसमें कैटेगरीज आती है, कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी वेल नोन है। जैसे मैं अपनी कंपनी में आया था तो मेरा जितना भी खर्चा हुआ था पाकिस्तान में वो आगे मैंने क्लेम किया था और मुझे उन्होंने रिइंबर्स किया था। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि कंपनी कहती है कि नहीं, हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, आप अपना खर्चा सारा खुद करें, लेकिन एजेंट हम बताएंगे आपको, इस एजेंट के थ्रू करें, ये हमारा काम करता रहता है, वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस, टिकटिंग का ये करता रहता है, तो ये हमारे लिए रिलायबल है, ये आपको इजीली हमारे तक पहुंचा देगा पैकेज। थर्ड ये होता है कि कुछ कंपनी बोलती है नहीं, हम आपको सिर्फ जॉब ऑफर कर रहे हैं, बाकी टोटल आपने किसी भी एजेंसी से वीजा स्टैंप करवाना है, टिकटिंग करनी है, जो भी करना है, आप यहाँ आ जाए, आप हमें बता दें किस दिन आ रहे हैं, एयरपोर्ट से हम आपको पिक कर लेंगे और अपनी कंपनी में ले जाए। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर हो गया। दूसरा आप बता रहे हैं आजाद वीजा होता है, उसमें कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाता है? अच्छा, आजाद वीजे में आपको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन नहीं है। ये एक थोड़ा सा मैंने बताया ना कि इलीगल है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप एक बंदे को बुला रहे हो यहाँ पर और उसको जॉब नहीं दे रहे, जॉब ढूंढने के लिए उसको आपने यहाँ पे आजाद छोड़ दिया है। बेसिकली इसको आजाद वीजा कहता है कि आके आप यहाँ से आजाद हो, जॉब ढूंढ सकते। इसकी लीगल टर्म क्या है? इसके लीगल टर्म्स ये है कि आपका यहाँ पे सऊदी अरब में कोई जानने वाला होना चाहिए, हाँ, जो आपको अरेंज करके दे आजाद वीजा। क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक तरीके से लीगल तो नहीं है। आजाद वीजा को जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये इस तरह का काम है कि कोई जॉब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कोई जानने वाला व्यक्ति किसी कंपनी के थ्रू सेम वही जो लीगल वाला प्रोसेस है वैसा ही एक आर्टिफिशियल बनाया जाता है प्रोफाइल कि ये जॉब है और इसके ऊपर हम इनको हायर कर रहे हैं, जबकि ना तो वो हायरिंग होती है और ना ही वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। Am I right? बिल्कुल आप सही। और इसमें कितना टाइम पीरियड होता है? मतलब क्या इसमें टाइम भी मेंशन होता है कि 1 साल के लिए वैलिड है या 3 साल के लिए? हाँ सर, ये असल में डिपेंड करता है कि आपको कितने महीने का वीजा चाहिए। ये जो इसमें कपाला में बात करूँ, कफील की, जो आपको आजाद वीजे पे बुलाएगा वो मंथली चार्ज भी करेगा, आपको मंथली चार्ज करेगा 300 रियाल, 200 रियाल या 500 रियाल, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी इस वक्त जो 12,000 रियाल शायद चल रहे हैं, जिसमें वो 1 साल तक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा।
एक साल की फीस सब चीजें वो ले लेगा, अपनी कफाला भी ले लेगा जो कि 300 रियाल पर मंथ बनती है, वो तकरीबन अराउंड 12,000 रियाल बनते हैं। तो एक साल तक नॉर्मली जॉब मिल जाती है सर, 2-3 महीने में या 4 महीने में, कभी कभी आते पहले ही महीने में मिल जाती है, विदिन मंथ ही मिल जाती है। लेकिन इनकेस अगर आपको एक साल तक जॉब नहीं मिली तो उसकी वो कफाला शुरू हो जाएगा, वो 300 रियाल 500 रियाल पर मंथ वो आपसे लेगा। और फिर अकामे रिन्यू की फीस आ जाती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पे अलग करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को पे अलग करना पड़ेगा। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा, उसके बगैर अकामा रिन्यू नहीं होता यहाँ का। तो ये आपके खर्चे फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे पर मंथ के साथ जी। तो वो डेफिनेटली आपको वो पे करने होंगे अपने पॉकेट से। लेकिन मतलब अगर कोई वहाँ पे जॉब कर रहा है तो आई थिंक उसकी सैलरी इतनी होती होगी कि उसके लिए सारे खर्चे बहुत कम होते होंगे, बहुत नॉमिनल होते होंगे जी। आजाद वीजा बेसिकली एक टेम्परेरी होता है, आपको यहाँ पे उसको लाइफ टाइम नहीं लेके चलना होता आजाद वीजे को। यहाँ पे आपको क्या है कि अगर पुलिस रोकती है तो यहाँ पे सारा सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम है। आपको अगर एक दफा पुलिस ने रोका ना, तो अगर आपको खबर में रोका तो जद्दा में भी वो अगर आपको दोबारा रोकेंगे तो उनको पता होगा कि आपको 1 साल पहले आजाद वीजे पे खबर में रोका था। तो वो बोलेगा कि ये आप कैसे हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसमें क्या है कि डिपोर्ट भी हो सकते हैं, तो वापस होम कंट्री भेज देंगे क्योंकि ये लीगल नहीं है। तो नॉर्मली आजाद वीजे को लोग टेम्परेरी वीजे के तौर पे यूज करते हैं, यहाँ आते हैं आजाद वीजे पे और जैसे ही जॉब मिलती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है उस कंपनी पे। जब आप उस कंपनी में कन्वर्ट हो गए फिर आप बिल्कुल लीगल हो गए, आप किसी भी सिटी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप रोकेगा आप अपना अकामा दिखाएं, अपना पर्पस बताएं कि भाई मैं यहाँ विजिट के लिए आया हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर डेफिनेटली इतना होता है कि आप हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं और इजीली जो है आप जो आपने अगर आजाद वीजे पे नॉर्मली लोग आप उधार लेके आते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, या जब यहाँ पर भी लोग आते हैं तो उनके जानने वाले हो तो उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप इजीली उनको वापस भी कर सकते हैं विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक जॉब को कंपेयर करते हैं, एक प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान और एक सऊदीया का एक कंपैरिजन लेते हैं। जैसे इंडिया की जो करेंसी है वो आई थिंक 2.5 गुना महंगी है पाकिस्तान की करेंसी से, एम आई राइट? लगभग पाकिस्तान के 2.5 रुपये और इंडिया का 1 रुपये बराबर होता है। इसी तरह से रियाल जो है वो 1 रियाल शायद 20 रुपये होता है और वो शायद 50 पाकिस्तानी रुपए होता है 1 रियाल। ये अप्रोक्सीमेटली यही होता है, ठीक है। तो मैं एक जॉब का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेट सपोज एक फ्रेशर ड्राफ्ट्समैन है, किसी ने सॉफ्टवेयर सीखा, ऑटोकैड सीखा, अब वो एक फ्रेशर ड्राफ्ट्समैन है, तो मेरा एक आइडियल, मैं एक सैलरी अगर मानूं तो इंडिया में अगर वो कहीं एक प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करता है तो एक आइडियल सैलरी होती है 15,000 से 18,000 रुपए, या उसको हम एक रेंज ले सकते हैं 12,000 से 18,000 रुपए। और इसी चीज को अगर हम, मुझे पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं है, तो वो आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि पाकिस्तान में एक फ्रेशर ड्राफ्ट्समैन की आइडियल सैलरी क्या होती है? सर यहाँ पर भी तकरीबन 20,000 रुपए तक आपकी 20,000 रुपए तक हम वो मान 20,000 से 25,000। तो अब वही एक फ्रेशर ड्राफ्ट्समैन अगर सऊदीया में ज्वाइन करता है तो अब उसकी आइडियल सैलरी क्या होनी चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस को ना एक क्लैरिटी मिल जाए कि कितना डिफरेंस है। कई लोगों को लगता है बहुत पैसा है वहां पे, मतलब वहां गए तो बस पैसा ही पैसा गिनना है, तो क्या तो क्या ये सच है या फिर जस्ट अ मिथ? ये बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, यहाँ पैसा बहुत है लेकिन वो किस्मत से मिलता है जी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे सर एक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कोई जूनियर ड्राफ्टमैन या कोई जूनियर इंजीनियर सऊदी अरब आना चाहता है अपनी जॉब के लिए, या उनके लिए अपॉर्चुनिटी 1% भी शायद हो मुश्किल। इलावा अगर उनका कोई रेफरेंस है, मैं समझ गया, बोले कि भाई आप आ जाओ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हम फ्रेशर्स को वहां नहीं भेजेंगे, ना ही फ्रेशर जाएगा, लेकिन हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, एक आइडल कंपैरिजन कर रहे हैं समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि वो कितना डिफरेंस है। जैसे पाकिस्तानी में 20,000 मिल रहे हैं, इंडिया में 12-15,000 मिल रहे हैं, तो वो सऊदीया में उसको कितना पैसा मिलेगा एज अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता है तो? जी, उसको मिलेंगे 1500 से 2,000 रियाल। 2,000 रियाल, तो इसका मतलब इंडियन सैलरी हो गई उसकी 1,80,000 से 2 लाख रुपए पर महीना। नहीं सर, आपकी ये 50,000 के करीब पहुंची। अच्छा, मतलब 2 गुना ही है, सॉरी।
हाँ हाँ 2 गुना है, तो वो हो गया लगभग 50,000 रुपए। तो मतलब बहुत पैसा नहीं है, बहुत पैसा नहीं नहीं, जूनियर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, जूनियर लेवल पे मेहनत बहुत ज्यादा है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे लोग यूपी से जाते हैं, बिहार से जाते हैं, साउथ से बहुत सारे लोग जाते हैं, जो नीचे जो जूनियर पोस्ट होती है वहां पे वो लोग जॉब करते हैं। तो मतलब एक आइडल सैलरी उनका 60-70 हजार रुपए ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। सर हमने बात की थी ड्राफ्टमैन के लिए, फ्रेशर के लिए या इंजीनियर के लिए। अब आप नीचे अगर लेबर में चले जाएंगे ना, तो उनकी सैलरी डिफरेंट है। उनकी सैलरी तो स्टार्ट यहाँ से होती है 2000 से। अच्छा 2000 से स्टार्ट, 2500 भी जाती है, 3000 भी जाती है, 3500 भी जाती है। जैसे मेसन हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए। तो अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनकी जॉब तो यहाँ पर है, वो स्टार्टिंग है 1500 से 2000। फिर वो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जितने एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा उनकी सैलरी। चलो तो हम यहाँ पे एग्जांपल एक प्लम्बर का ले लेते हैं, एक प्लम्बर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंडिया में एक प्लम्बर की एक जो आइडल सैलरी है वो 25-30,000 होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अगर वही प्लम्बर जाके सऊदीया में काम करता है तो अप्रोक्स सैलरी इजीली अगर उसको 2500 से 3,000 रियाल मिल रहे हैं, अगर अच्छा प्लम्बर है 2500 से 3,000 उसको मिल रहे हैं, तो वो हो गया लगभग उसका कितना हो गया 10 टाइम लगभग 30,000 60,000, तो लगभग वो 60,000 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल, इससे ज्यादा नहीं लेबर के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। जो ये प्लम्बर हो गए, इस टाइप के जो आपके मैसन हो गए, जो आपके और मुख्तलिफ किस्म की जो लेबर रहती हैं बिल्डिंग्स वगैरह में या कहीं पर भी, इनकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 2000 रियाल से शुरू होती है और ये 5000 रियाल तक जाती है एज अ एक्सपीरियंस और एज अ कंपनी प्रोफाइल कि आप किस कंपनी में है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, अच्छा है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर। मतलब अगर किसी को एक्सपीरियंस है अच्छा खासा 5-10 साल का, तो भी 1,00,000-1.25 लाख रुपए से सैलरी से ज्यादा नहीं होता। तो मतलब ये एक लोगों का कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, और ये डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए क्लैरिटी है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर गल्फ कंट्री में चले गए तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है। एक आइडल डिफरेंस है, 3 से 4 गुना या 3 गुना का एक आइडल डिफरेंस है, और उसके पीछे भी सर्टेन रीजन है, और उसके लिए बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग है हमारे लिए, जो सीखने वाली बात है, वो ये कि अगर आप अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, अगर आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी होम कंट्री में रह के भी बहुत अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो और उतना पैसा आप कमा सकते हो, बशर्ते आप लो प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत सारे, और फिर वही सैलरी आपको मिल रही है। और वही चीज अगर थोड़ा अच्छा आप सीख लेंगे तो आप अपनी होम कंट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सही हूँ? बिल्कुल सर, 100% आप बिल्कुल सही है। और एक इसमें एक देखिए, एक आप भी मेरे से शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब से 2015-16 के बाद जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसके बाद शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है कि आप इतने सारे कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे आप एडजस्ट होते हैं, और वहीं पे अगर आप डिजिटली थोड़ा भी अवेयर, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको यूट्यूब आता है, और आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं, चाहे आप किचन का काम जानते हैं, आप खाना बनाना जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं, फरीद जी, यू वॉन्ट बिलीव, एक एवरेज साइट इंजीनियर है जिसकी सैलरी 30-40 हजार रुपए होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यूट्यूब पे उसको 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जिससे शायद उसके एडवर्टीजमेंट से पैसा उसको 1-1.5 लाख रुपए महीना आता होगा, और वो स्पॉन्सरशिप से अलग कमाता है। तो मैं तो इस चीज को ज्यादा आइडल मानता हूं कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, अगर आप थोड़ा सा स्किल के ऊपर काम करेंगे तो शायद आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आपका पैशन ही है कि मुझे तो लाइक एज एन मुस्लिम मेरा पैशन है कि मुझे तो जाके ही सऊदीया में जॉब करना है या कतर में जाके जॉब करना है, ये मेरा पैशन है, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आप अपनी होम कंट्री में रह के भी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सर, ये इस सवाल को मैं यहाँ ऐसे लेके चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल आपकी बात काफी हद तक सही भी है कि, लेकिन ये जो है, अगर आप अपनी होम कंट्री में वेल सेटल्ड हैं और अगर आपको कोई जॉब ऑफर ऐसी आती है जो आपकी सैलरी से या जो मंथली इनकम है आपकी उससे 50,000, 60,000 या 1 लाख ज्यादा है, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपकी जो भी जॉब ऑफर होती है उसके बाद आप वहाँ सऊदीया या मिडिल ईस्ट कहीं पे भी जाके 50,000 से 1 लाख रुपए सेव कर सकते हैं,
तो बेहतर यही है कि आप अपनी होम कंट्री में ही अपने लोगों के साथ रह के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ जब आपको वो 50,000 1 लाख रुपए आप सेव करेंगे ना, तो आपकी मेहनत भी डबल हो जाती है यहाँ। करेक्ट। तो वही मेहनत आप अपनी होम कंट्री में भी कर सकते हैं, हो सकता है वो आप वहाँ पे अर्न कर लें। बहुत अच्छा। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप बात करें कि कुछ लोगों का होता है कि नहीं, हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलना है, हमें मुख्तलिफ नेशनलिटी लोगों के साथ काम करना है, उनको समझना है, ताकि हमारा अपना एक एक्सपीरियंस गेन हो। तो वो डेफिनेटली आए यहाँ पे, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, और फिर मीनवाइल जब आप समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस गेन हो गया है, मेरे लिंक अब मैं इंटरनेशनल मार्केट को समझने लगा हूँ, आप वापस जाके अपना काम दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग थिंकिंग होती है लोगों की, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आप अपनी होम कंट्री में रहें या कहीं मिडिल ईस्ट में या किसी दूसरी कंट्री में जॉब की। तो अगर इसको एज एन कंक्लूजन लें तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आप बाहर जॉब करना चाहें, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, क्योंकि नेपाल से भी बहुत लोग सऊदीया में और गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छी है अपनी फील्ड की, और आप एक्सपोजर के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए वो बेस्ट चॉइस है। एम आई राइट? जी, यस सर, बिल्कुल जी। तो अभी हम अपनी ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। हमने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं, तो जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगा। और कुछ हमारे, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा है MD आमिर हसन ने, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन करंट टाइम विच सॉफ्टवेयर इज मोस्टली यूज्ड इन द अरब वर्ल्ड फॉर MEP डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, AutoCAD MEP और Revit MEP? आजकल तो सर बिल्कुल रिविट जो है ना, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। बाकी AutoCAD तो आपको डेफिनेटली 100% AutoCAD तो आना ही चाहिए आपको। ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से AutoCAD की डिमांड ज़्यादा है, और MEP के लिए Revit MEP की डिमांड ज़्यादा है। हाँ सर, 3D सॉफ्टवेयर इस वक्त रिविट जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा जॉब। जी जी, तो आई होप आमिर आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। यहाँ पे काबी दास का एक सवाल है। सर, आई एम डिप्लोमा सिविल, आई नो AutoCAD 2D, आई लाइक आर्किटेक्चरल ड्राइंग, प्लीज गाइड व्हाट सॉफ्टवेयर शुड आई लर्न नेक्स्ट टू गेट हाई पेड जॉब्स इन गल्फ, शुड आई गो थ्रू आर्किटेक्चर और BIM और गेटिंग अ गुड सैलरी जॉब? सर, इसका भी वही जवाब है कि डेफिनेटली इनको आगे लर्न करना चाहिए। अगर ये आर्किटेक्चर में आना चाह रहे हैं तो वही आपको रिविट आना चाहिए और 3D Max आपको आना चाहिए। तो ये दो सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगी अगर ये इन दो सॉफ्टवेयर पे स्किल अगर आप इसको सीख सकते हैं। जी, देखिए यहाँ पे मैं भी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा काबी दास, आप स्पेशली आपके लिए, कि एक इसमें मिसकंसेप्शन होता है कि आर्किटेक्चर को लोग इस तरह से देखते हैं कि रेविट में, लेट सपोज हमने रेविट आर्किटेक्चर कर लिया तो हमें पूरा BIM आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। आप रेविट के अंदर पूरा डेफिनेटली आर्किटेक्चर तो आपको आना ही आना चाहिए, विच इज़ रिलेटेड टू द डिज़ाइन, कि आप किस तरह का डिज़ाइन बिहेवियर डेवलप कर रहे हैं। आपको MEP भी आना चाहिए और आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। वेदर आप उसमें एक्सपर्ट ना हो, बट एटलीस्ट आपको उसका ओवरव्यू और आपको सर्टेन सॉल्यूशन बनाने आने चाहिए, तभी आपका रेविट कंप्लीट माना जाता है विद MEP और विद स्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ में जब हम मैक्स की बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि 3ds Max का तो रोल क्या है, वो तो अलग सॉफ्टवेयर है, वहाँ तो मॉडलिंग का काम होता है। लेकिन क्योंकि ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और बहुत सारे आर्किटेक्चरल ऐसे डिज़ाइन आप रेविट में डेवलप नहीं कर सकते मैश मॉडलिंग के, और हाई क्वालिटी या कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग जो मैक्स में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्स भी ज़रूर सीख लेना चाहिए। तो आई होप सर इसी को ही बिल्कुल आपके सवाल को मैं और आगे लेके चलूंगा। ये मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और अपने कोलिग्स का भी बता रहा हूँ कि हम जब भी इंटरव्यू के लिए यहाँ जाते हैं, कई सारे इंटरव्यू किए हैं, तो वो डेफिनेटली आर्किटेक्चर मतलब रिविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के साथ ये लाजमी पूछता है कि आपको MEP रिविट आता है कि नहीं आता है। वो प्लस पॉइंट है। और आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही है कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एंड MEP रिविट का ये कंप्लीट पैकेज आपको आना चाहिए। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा यहाँ पे
बढ़ जाती है, मिल बिल्कुल ऐसे जाता ही जी। तो आई होप काफ़ी आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हैं सिविल इंजीनियर वैमिक अली। Sir, my question is, in Saudi Arabia, design engineer how much valued and how much possibilities to grow up career in Saudi Arabia? ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आप अपना ओपिनियन इस पे रखना चाहें वामिक के लिए। अच्छा सर, वामिक के लिए तो अब ये है कि स्कोप तो देखें सर, बता दिया है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। बस राइट वे आप यूज़ करते हुए आप अप्लाई करें। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर जो आपने लिखे हैं वो तो आपको आते हैं, ये इनफ है। स्टैट प्रो हो गया आपका, ई टैब हो गया। लेकिन ये एक वही बात आती है दोबारा कि ये स्ट्रक्चर इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो। सिविल इंजीनियर हो तो उनको सिविल 3D भी आना चाहिए यहाँ पर, वो डिमांड करते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं। और स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो तो उनसे डिमांड करते हैं वही सेम के रिविट आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो चीज हम पहले आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ बहुत है, लेकिन अगर आप एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो ही एक ऑलमोस्ट एवरेज मिलेगा जो आपको आपके होम कंट्री में मिलता है, उतना ही एक्सपोजर मिलेगा। तो नेक्स्ट मिहाज अख्तर करके एक सवाल आया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ये कैरियर से रिलेटेड है, तो इस सवाल को मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। आई हैव कम्प्लीटेड डिप्लोमा इन बीटेक। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, बीटेक भी हो गया है, ठीक है। नाउ आई एम अटैच्ड विद अ कंसल्टेंसी फर्म एज अ प्लानर, RCDC डिज़ाइनर, RCC डिज़ाइनर। वी ऑल्सो नो 3D मॉडलिंग, वर्क ऑफ building through Autodesk 3ds Max and Revit architecture. We want to doing job through freelancing platform. How is it possible? Give me some answer. तो इसमें आप क्या इनको आंसर करना चाहेंगे, क्या आप अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे? सर, इनका तो जो क्वेश्चन है वो फ्रीलांसर से रिलेटेड है, फ्रीलांसर का काम किस तरह कर सकते हैं जी। मेन तो इनका यही पॉइंट है। जी जी जी। तो फ्रीलांसर के लिए ये तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनसे ऐसा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो फ्रीलांसर काम देती हैं, तो ये डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन करें और उनसे कांटेक्ट करें, उनकी वेबसाइट पे जाए, वहाँ अप्लाई करें। अगर वो यहाँ सऊदी अरब में या किसी मिडिल ईस्ट में फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं तो ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे जाए और वहाँ से कंपनीज की प्रोफाइल सिलेक्ट करें और उनको मैसेज करें, अप्लाई करें। एस्पेक्ट डायरेक्ट कोई कंपनी खुद से अप्रोच इनको नहीं करेगी क्योंकि इसका कुछ मालूम नहीं है। और बी केयरफुल, फ्रीलांसर में अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए काम करते हैं और बीच में कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी पेमेंट की और काम की, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है इनके साथ कि इनसे काम तो ले लिया जाए, इनको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इसको भी ये ध्यान में रखते हुए अगर फ्रीलांसर काम कर सकता है तो सऊदी अरब में बहुत सी कंपनीज करती हैं, अप्रोच करें लिंक्डइन के थ्रू ढूंढें, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए काम। इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा, जैसे इनका जो सवाल था, इनका सवाल ये कि मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, जैसे 3ds Max भी मैंने सीख लिया, बीटेक डिप्लोमा भी मैंने कर लिया है और अभी फ्रीलांसिंग में कितना कैरियर है। तो लेट मी टेल यू मिस्टर अख्तर, फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर। मतलब आप स्पेशली ऐसी कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं, एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, वो इन्हीं कंट्री से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश का बहुत बड़ा रेवेन्यू फ्रीलांसर्स जनरेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, पाकिस्तान में भी सेम सीन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, फ्रीलांसिंग में ऐसा कभी नहीं होता कि आप घर बैठे हैं, आपको नॉलेज है तो काम आपके पास चल के आएगा, बिल्कुल नहीं। आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको कंपनीज को खोजना पड़ेगा, वो अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको लिंक्डइन के थ्रू जाना है, आपको डिफरेंट आप डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, या फिर आप फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स हैं, उन पे आप अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखिए, वहाँ पे आप बिड्स में इन्वॉल्व होइए। मतलब यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, आपको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकते हैं। और इसका जवाब यस है
कि आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकते हैं बशर्ते आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में। एक सवाल आनंद ने पूछा है, इज मैनुअल डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी फॉर अ डिजाइनर और डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर एनालिसिस इनफ? ये मेरे हिसाब से ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि अगर मुझे मैनुअल नॉलेज है एनालिसिस करने की या लाइक रिपोर्ट्स वगैरह बनाने की, तो क्या वो ज़रूरी है मैनुअल नॉलेज होना, या मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर वो सारे काम कर देता हूँ तो वो इनफ है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इनफ है अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैनुअल अब कुछ भी नहीं होता। लेकिन बस एक है, अगर आप आर्किटेक्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं और आप एज आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट डिजाइनर, तो आपको उसमें फ्री हैंड स्केचिंग आनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा ये होता है कि आप मीटिंग जाते हैं तो आपको कोई अपना कॉन्सेप्ट उनको शो कराना होता है, तो आपको उसी वक्त स्केच बना के उनको शो करना होता है। बाकी अदर डिसिप्लिन यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं होता कि इमेजिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ बिल्कुल मैं भी ऐड करूँगा कि देखिए आनंद, डेफिनेटली अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रिपोर्ट्स बना रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन रिपोर्ट को चेक आप तभी कर सकते हैं जब आपको मैनुअली आता है, ठीक है? तो फॉर चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मैनुअल का अपना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक आपको फार्मूलाज के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में खुद से जानकारी नहीं होगी तो रिपोर्ट सही है या गलत है ये आपको पता कैसे चलेगा? तो वो नॉलेज भी ज़रूरी है, क्योंकि सारा ही काम सॉफ्टवेयर कर देंगे तो सॉफ्टवेयर ही सब कुछ कर देंगे तो आपका तो रोल ही खत्म हो गया। तो उतनी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मुझे एक याद आया जी, मैं जब अपनी अपने कंपनी में ऐसा एक प्रोजेक्ट था, तो उनको बिल्कुल अपने सॉफ्टवेयर के साथ साथ हर चीज मैनुअल भी चाहिए थी। उनकी सारी कैलकुलेशन नीचे रखते थे, उनकी कोई रिक्वायरमेंट तो कहीं कहीं काम आ जाती है। जी एक सवाल पूछा है लालीवाला आर्ट फैट। इनका सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट जॉब एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन गल्फ? तो अगर एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर कोई अप्लाई करना चाहे, गल्फ जाना चाहे, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना चाहे, तो एज पर योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट वे? सर ये इसका हम लोगों ने पीछे इसमें डिस्कस किया हुआ है जी कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू जो मेन पावर सप्लायर है आपकी होम कंट्री में, आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो हायरिंग होती है वो दो ही तरीका होती है। या तो आपका कोई एक्स एम्प्लॉय जो आपकी होम कंट्री में आपके साथ जॉब करके इस वक्त फॉरेनर में, मिडिल ईस्ट में है, वो आपको रेफर करें, तो फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। या तो ये जो कंपनी एजेंसीज हैं इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपके लिए रिक्वायरमेंट ढूंढ के आपके लिए एक जॉब, अच्छी जॉब ढूंढे। तो आप आपकी कंट्री में जो भी आपकी मेन पावर सप्लायर हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, या आपके कोई एक्स कोलीग मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली फ्यूचर काफी ब्राइट है आपका यहाँ पर, आप आ सकते हैं। एक नेक्स्ट सवाल आया है तानिया सिन्हा। ये पूछना चाहती हैं कि इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोकैड के ऊपर, और ये किसी भी मान के चलिए मिडिल ईस्ट में किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करें तो इनको सीवी में एज ए गर्ल क्या क्या ऐड करना चाहिए और उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे? सर ये मेल हो फीमेल हो, सीवी में तो सेम ही रहता है। आपका अपना एक्सपीरियंस जो आपने काम किया है आप वो लिखें। और सऊदी अरब के लिए थोड़ा फीमेल के लिए मतलब जॉब्स कम है, आती हैं यहाँ पर फीमेल, फिलीपीन से आती हैं, इंडिया से भी आती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ कम है।
लेकिन यूएई में तो आप तो इवन कि आप कोई से भी वीज़ा लेके आप जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे तो बहुत कॉमन है। तो उधर उस साइड अगर ये मूव करें, अपना सीवी एक स्ट्रॉन्ग बना के, जो अपना एक्सपीरियंस लेके, चाहे ये अगर, तो इजीली वहाँ पे ये जॉब ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया में फॉर एज एन गर्ल वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कंपैरेटिवली यूएई, तो वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। हाँ सर, मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ। बाकी अदर फील्ड में यहाँ पे सारी जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और फिलिपीन और बांग्लादेश की। जी, एक सवाल आया है, ध्रुविल भट्ट करके हैं, इन्होंने कहा है BIM स्कोप इन यूएई एंड हाउ PTS CAD कैन हेल्प टू गेट दोज हाई पेड जॉब्स। तो ये हम आपकी हेल्प ही कर रहे हैं सबसे पहले ध्रुविल, कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, और हर तरीके से, चाहे वो नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स हों, या वो डाउट्स जिनकी वजह से आप अभी तक ये मान के चलिए अभी तक आप रुके हुए हैं ये डिसीजन लेने से कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है। तो PTS CAD एक्सपर्ट ये ट्राई कर रहा है कि वो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले। ठीक है, तो फरीद जी, मेरा सवाल आपसे है कि एज एन, ये हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, BIM का स्कोप क्या है यूएई में। तो ये ना सिर्फ यूएई, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, ना सिर्फ दुबई, बल्कि दुनिया में हर वो देश जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, वहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं, और वो इंक्लूडेड इंडिया भी है। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आने वाले टाइम के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स अभी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि गल्फ कंट्री का एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की हायरिंग होती भी है, अच्छी सैलरी भी मिलती है उनको। तो मेन फोकस तो आपको नॉलेज पे रखना है, मेन फोकस आपको अपनी स्किल को ग्रूम करने पे करना है। हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि आपको आनी चाहिए, आपको आज नहीं तो कल वो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे कल पे ना टालिए, उसे आज ही सीख लीजिए। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ये बड़ा फनी सवाल है, GM गेमिंग करके पूछा है, बॉम्ब कैसे बनाते हैं सर? तो डेफिनेटली हम आपको नहीं बताने वाले, इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, आप यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख सकते हैं या फिर आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं सर, मैंने इनका खुद चैनल देखा, तो ये तो खुद ही काफी एक्सपर्टीज रखते हैं इन सब चीजों में। अच्छा, तो शायद हमें सिखा दें। ये अच्छा था वैसे। ठीक है, तो ये सवाल हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वैभव करके हैं, इनका सवाल है, कैन फ्रेशर अप्लाई फॉर जॉब इन फॉरेन कंट्री और शुड वी एक्वायर सम एक्सपीरियंस फर्स्ट इन फ्रॉम देयर होम कंट्री एंड देन अप्लाई? तो आई थिंक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक्सपीरियंस के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एज अ फ्रेशर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, बल्कि वर्कलोड ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और जो एक्सपेक्टेशंस आप लिए बैठे हैं वो फुलफिल नहीं होंगी एज अ फ्रेशर। तो पहले आप अपनी होम कंट्री से ही एक्सपीरियंस गेन कीजिए और फिर अच्छी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आरिफ अली ने एक सवाल पूछा है, सर मेरा सवाल है कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियर गल्फ में सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर जा सकते हैं क्या? मेरा मतलब है कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियर को गल्फ में सिविल इंजीनियर की जॉब मिल सकती है क्या? ये आप मदद कर सकते हैं इनकी। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि डिप्लोमा की बेस पे आप तो एज सिविल इंजीनियर यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। हाँ, साइट सुपरवाइजर हो गए और QS हो गए, QC हो गए, तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा बेस पे यहाँ पे आप साइट इंजीनियर अगर अप्लाई करते हैं तो आपका CV रीड ही नहीं करेगा कोई यहाँ पर, क्योंकि डिप्लोमा एक अलग है। आपको जब BTech या PE करते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस अलग से, एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो आप डेफिनेटली यहाँ सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेरे हिसाब से। एक इनोवेटिव सवाल है, अहंतेशम खान करके हैं, अहंतेशम खान, ये गवर्नमेंट जॉब में है, डिप्लोमा सिविल किया हुआ इन्होंने,
इन्होंने सवाल किया क्या मेरे लिए जॉब को रिजाइन करके गल्फ जाना ठीक रहेगा? ये इनका सवाल है। बताइए, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या कर रहे हो और ये रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। बाकी फिर भी आप बताइए। ये देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में किस पद पे हैं। हो सकता है आप ग्रुप डी में हैं, तो ग्रुप डी में हैं तो वो तो बहुत ही लोअर लेवल की जॉब हो गई। तो डेफिनेटली, तो अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो आप ग्रुप डी में ना रुकें, आप जल्दी से रिजाइन करें और पहली टिकट के साथ सऊदी जाएं। सॉरी। डेफिनेटली अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं अपने लिए। और उसमें गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से ये भी ऑप्शन होता है कि आप छुट्टी ले लें, लॉन्ग लीव ले लें। तो आप 6 महीने की या साल भर की लॉन्ग लीव लेके जाके ट्राई कर लें। अगर आपको समझ में आता है, ओके हो गए, सेट हो गए, तो आए, रिजाइन दें और फिर वापस चले जाएं। बहुत अच्छा। ओपन मार्केट है हर किसी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब। तो आखिरी सवाल है, मोहम्मद शहबाज करके हैं, इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो इनका सवाल है, फरीद साहब मैंने बीटेक सिविल से किया है, ये डायरेक्ट आप ही से सवाल कर रहे हैं। बीआईएम कर रहा हूँ, रेविट एमईपी ज़रूरी है बीआईएम मॉडलर के लिए? बीआईएम मॉडलर की बेसिक सैलरी कितनी होती है गल्फ के अंदर? आप मेरे 2 सवाल के जवाब देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। जी ज़रूर देंगे। तो पहला सवाल इनका है कि क्या रेविट एमईपी के, मतलब रेविट एमईपी कर रहे हैं तो एज एन बीआईएम मॉडलर क्या इनको रेविट एमईपी की ज़रूरत है? नंबर 1। और इनकी सैलरी कितनी होगी अगर ये गल्फ में जॉब करेंगे? नंबर 2। ये 2 सवाल हैं इनके। अच्छा सर, इसी में मैं वो सैलरी वाला स्ट्रक्चर ऐड कर लूं सारा प्रॉपर, इसी में कवर कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा सर, क्या नाम बताया आपने इनका? इनका नाम है मोहम्मद शहबाज। अच्छा सर, ये जो आपने सवाल किया है सर, इसका जवाब तो मैंने पहले भी दिया था कि रिविट एमईपी डेफिनेटली आना चाहिए। ये प्लस पॉइंट है। अगर आप रिविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर जानते हैं तो एमईपी की नॉलेज आपको उसमें होनी चाहिए, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब रही बात जो उन्होंने पूछा सैलरी का, तो सैलरी को सर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। एक अच्छा सवाल है इनका कि यहाँ पे सैलरी कितनी है। देखिए सर, जो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, दुनिया की कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ डिफरेंट लेवल की कंपनीज होती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, मल्टीनेशनल होती है। तो हर कंपनी का अपना प्रोफाइल होता है और अपना एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और उनको उसी हिसाब से एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। कि ये अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में यहाँ पे आते हैं एज अ बिम मॉडलर, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 4,000 रुपया, जिसमें आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है। अब इसी के हिसाब से जैसे कंपनी की प्रोफाइल और आपकी एक्सपीरियंस की प्रोफाइल बढ़ती रहेगी, आपका एक्सपीरियंस 6 साल, 7 साल, 8 साल का हो जाएगा और आपने पुरानी कंपनीज अच्छी, अपने होम कंट्री की अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की भी होंगी, तो ये 4,000 रियाल, 6,000, 8,000, इवन 10 और 12 और 14,000 रियाल तक भी जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनकी सैलरी स्टार्टिंग ही 8,000 रियाल से होती है। लेकिन उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस भी वैसा ही शो करना होगा कि आपने पहले जो कंपनीज में काम किया है वो वेल नोन कंपनीज हो, वो उन कंपनीज को जानते हो, उन कंपनीज की प्रोफाइल जानते हो। तो आपका प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, वो तकरीबन 2 या 3 सेगमेंट्स में जाते हैं। पहला इंटरव्यू होता है इनिशियल, फिर सेकंड होता है, कभी कभी तीसरा भी होता है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छी ऑफर देते हैं जो मिनिमम 8,000 रियाल से स्टार्ट होती है। ये बात कर रहा हूँ उनके लिए जो सिर्फ डिजाइनर, जिनका खुद का एक्सपीरियंस 10 साल, 12 साल और 14 साल का होता है विद डिप्लोमा या बीटेक। तो ये इनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर एज अ सिविल इंजीनियर, मतलब अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हो तो आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 8,000 10,000 रियाल तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में। हाँ, और अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है और एक्सेप्शनल पोर्टफोलियो आपका है तो वो मैक्सिमम 15,000 रियाल तक भी जा सकता है। जा सकते हैं सर। फिर वो तो आप जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स
आजकल यहाँ पर ना डिमांड हो रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे जानने वाले हैं वो 6 सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, सही है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं खुद तकरीबन 6 सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ। ऑटोकैड हो गया, माइक्रो स्टेशन हो गया, टेक्ला हो गया, TDS हो गया, SP3D हो गया। तो ये 5 सॉफ्टवेयर पे ऑर्डिनेट हो गया ये आपका छठा। तो 6 सॉफ्टवेयर मैं खुद जानता हूँ, तो इसमें प्लस माइनस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सपर्टीज है। तो जितने आपके सॉफ्टवेयर स्किल आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी अपॉर्चुनिटी उतनी आपकी बढ़ेगी। बढ़ जाए, सही। सो थैंक यू सो मच फरीद जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमारे व्यूवर्स को हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति जाके वहाँ जॉब करना चाहे या जिनके एक्सपेक्टेशंस है वहाँ जाके जॉब करना, तो क्या क्या उनको ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, किन चीज़ों की उनको अवेयरनेस होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड सैलरी उनको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई सवाल जो छूट गया है, जो हमने नहीं पूछा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं तो हम इसका एक पार्ट 2 भी शूट करेंगे, जिसमें जो बची हुई क्वेरीज हैं उनका एक सर्टेन सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ये एक नया इनिशिएटिव जो हमने लिया है ये आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम भी इंस्पायर हों, इस तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लें और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और फरीद जी, आप अगर हमारे व्यूवर्स से कुछ लास्ट अपने व्यूज़ शेयर करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। ये इंटरव्यू कंडक्ट इसीलिए किया गया था कि आप लोगों को अवेयरनेस हो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मूव करना चाहते हैं अब्रॉड। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सब चीज़ें बता सकें। और अगर आप समझते हैं कुछ रह गया है, डेफिनेटली आप कमेंट करें, तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए PTS कैट एक्सपर्ट यहाँ बैठे इसीलिए कि वो आपको सपोर्ट करे, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप कहीं मूव होना चाहते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अब्रॉड, वहाँ के लिए। डेफिनेटली वी आर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। तो इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।